हेलो क्लास, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपने पास में। अब अपने पास ये पढ़ने का टाइम भी बचा है कि कितना क्या पढ़ना है, कौन कौन सा सिलेबस में पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब हम क्रैश कोर्स लेके चलेंगे, ठीक है ना। जितना भी है उस सबको मिक्स करके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, जितने भी छोटे क्वेश्चन होंगे वो लेंगे, ठीक है ना। बड़े क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो लेंगे, मतलब कुल मिला के कुछ भी चीज़ पीछे नहीं छोड़ेंगे। और आज के चैप्टर में 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में 3 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। आज हम पहले लेते हैं पहले चैप्टर। अब पहले चैप्टर में पहली बात तो है क्या क्या, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमने वैसे पहले एग्जाम हम देख लिया है, जो हमारे एग्जाम हो गए हैं उन एग्जाम हमने देख लिया है कि छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण अपने लिए, ठीक है। किताब में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम बाजी और अबाजी की बात करते थे। एक बाजी है और एक अबाजी, ठीक है। इनके बारे में बात करें, इनके बारे में जैसे क्लास वीडियो बनाकर लगा रखा वैसे हमने, ठीक है ना। लेकिन हम उसके बारे में फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। देखो इसके क्या होगी, गुणनखंड होंगे ना। बाजी के जो गुणनखंड होते हैं 3 या 3 से अधिक होंगे। बाजी के गुणनखंड कितने होंगे, 3 या 3 से अधिक होंगे। और अबाजी के गुणनखंड कितने होंगे, 2। अबाजी गुणनखंड कितने होंगे, 2। अबाजी संख्या कहते किसे हैं तो पता होना चाहिए आपको, जिसके अंदर सिर्फ एक, जिसके अंदर ये तो स्वयं का भाग जाएगा या एक का, ओके। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है तो 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 के अंदर सिर्फ खुद का 2 की भाग देता है, या फिर या तो 2 का भाग देता है या फिर 1 का भाग देता है। 2 संख्या को भाग जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कहते हैं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो भी कौन होगी, 2 होगी। और अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या कहते हैं, ये ध्यान रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर बात कर रहे कौन हो जाएगी, 4। क्यों, एक जो है संख्या, एक जो है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ये तो फिक्स बात है बताएं। 2 संख्या 2 जो होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। संख्या 3 उसके बाद में हिब्बी अभाज्य संख्या होती है। और संख्या 4 का किसका भाग देता है, 2 का भाग देता है। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई, 4 होती है, ठीक है। भाज्य और अभाज्य में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये 2 रहेगा अपने पास में। उसके बाद देखो प्लस नोट करते जाते श्रेणी आइडियल की। और अब देखो एक सवाल मैंने पढ़ा था कि जैसे पूछा जाता है कि अगर p² एक सम संख्या, अगर p² मतलब किसी संख्या को स्क्वायर किया और संख्या सम संख्या प्राप्त हुई, किसी संख्या को मैंने अगर स्क्वायर किया और सम संख्या प्राप्त हुई तो p क्या होगा, p क्या होगी। मतलब हमें बताना है कि सम होगी, विषम होगी, अभाज्य होगी, भाज्य होगी, मतलब सम होगी विषम होगी, मुझे बताना है। अगर p² का हमने अगर स्क्वायर किया और क्या आई वो सम संख्या आ रही है तो p भी क्या आएगी, सम। मतलब जैसे आपने 2 का स्क्वायर किया कितना आ रही है, 4, ठीक है। अगर मैंने 4 का स्क्वायर किया तो कितना आ रहा है, 16। 6 अगर 6 का स्क्वायर किया कितना आ रहा है, 36। और अगर 8 का स्क्वायर किया कितना आ रहा है मेरे पास है 64 आ जाएगा। मतलब अगर सम संख्या का स्क्वायर करोगे सम संख्या आएगी। और अगर मैंने 1 का स्क्वायर करता हूँ कितना आएगा, 1 जो कि विषम संख्या है। अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ कितना आएगा, 9 जो कि एक विषम संख्या है। और अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ कितना आएगा, 25। मतलब कि सम संख्या का अगर स्क्वायर करोगे संख्या में कैसे प्राप्त होगी, सम। और अगर विषम संख्या का स्क्वायर करोगे क्या प्राप्त होगी, विषम। क्लियर क्लास है तो, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, क्लियर है तो। उसके बाद में क्लास अपनी किताब में आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ किताब में हमें देखा है, पहले देखा एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ ये क्या आपके पास है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि लसप, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं मसप। तो क्लास इसकी कभी कभी हिंदी में पूरे नाम देते हैं कि ये ज्ञात कीजिए, इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये पूछ सकता है। मसप को कह देता तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम मतलब अधिकतम, अधिकतम कौन है, एचसीएफ, हाईएस्ट ना, ठीक है। ये ज्ञात करने की बात करेगा। अब जैसे आपके पास 2 संख्या दे दी, जैसे 36 और यदि आपको कुछ भी ना तो 4 स्टार ये ले लिया, इन दोनों क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इनका क्या करोगे, ठीक है ना, पहले इनकी फैक्टर्स करोगे, मतलब फ्रैक्शन करोगे, गुणनखंड करोगे इनके। 36 के अंदर भाग दो, तो ये 6 मतलब 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग कितने हो गया, 18 बार,
2 का भाग कितनी बार दिया 9 बार, 3 का भाग कितनी बार दिया 3 बार, और 3 का दिया तो 1 बार। जैसे इसके अंदर दिया 404 है, 2 का भाग कितनी बार दिया 202 बार, 2 का भाग दिया तो 101 बार, और 101 क्या होती है एक अभाज्य संख्या होती है। कितना आएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 36 बराबर 2 × 2 × 3 × 3, और उसके बाद में 404 बराबर 2 × 2 × 101 क्या गया अपने पास है। अब पहले निकालते हैं HCF। HCF क्या होगा जो दोनों में चीजें हैं। ठीक है, दोनों में कौन है 2 है, इसके बाद भी 2 है, ये आगे 2 बार आ गया, फिर इसके बाद 2 है, इसके बाद एक और 2 है, ये आगे 2, देखो इसके बाद 3 है, लेकिन इसके बाद 3 नहीं है, इसके बाद 3 है, लेकिन इसके बाद 3 नहीं है, इसके बाद 101 है, लेकिन इसके बाद 101 नहीं है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ये अपने पास क्या आ गया HCF। और अगर अपने क्या निकालने का दे एलसीएम निकालने का दे एलसीएम क्या होता है जो सबसे अधिक है वो पकड़ना में। तो देखो 2 इसके पास कितनी बार है 2 बार, इसके पास भी 2 कितनी बार है 2 बार, तो किसी में से ले लो अधिकतम 2 कितनी बार है, अधिकतम घात क्या है 2 2 है ना, यानी 2 × 2 × अधिकतम घात 3 कितनी है 3 × 3। ठीक है, ये 3 × 3, और बोलो इसके अंदर और क्या आ रखा है 101 है ना, 101 एक बार ही है ओके क्लास, ये लीजिए मैंने 101 एक बार। अब इसे गुणा कर दो, गुणा कर कितना आएगा 9 9 से 36 हो गए, इसको गुणा कर दो कितना बन जाएंगे 36 36 पढ़ लोगे, कोई तकलीफ नहीं है तो आराम से कर सकते हो। HCF और LCM निकालने की बात करें सीधा निकाल लेना आपको, पढ़ लोगे ना क्लास। ठीक है, बेटा तो चलो क्लास नेक्स्ट देखते हैं 18 का LCM 36 है तथा HCF 2 है। मान लो इस तरह सवाल आ गया आपके पास में, किताब में नहीं दिया हुआ सवाल है, आपको ये देखना है। ठीक है, मान लो सवाल आ गया कि किसी संख्या A और 18 का LCM 36 है तथा HCF 2 है। ठीक है, तो हमें निकालना इसका कह देगा क्वेश्चन में कह देगा कि इसका A की वैल्यू निकालिए, A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अगर आपने पढ़ रखा होगा क्लास कि HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणा करते हैं। ठीक है, HCF कितने देर का है 2, LCM कितने देर का है 36 बराबर दो संख्या कौन कौन सी, एक तो A देर की है और एक 18 देर की है। ठीक है, हमने 2 18 गुणे में कहाँ जाएंगे भाग में, 2 × 36 बटा 18 बराबर 1, 2 का भाग कितना है 2 बार, कितना है 2 × 2 बराबर 1, 2 दूनी 4 बराबर ये हो जाएगा, एक वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 4 आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगा इजीली। अगले क्लास HCF देर का है, LCM देर का है, और हमें संख्या पूछ रहा है तो इनसे निकालोगे, इस फॉर्मेशन लगाओ सीधा ना HCF × LCM और ये निकल गया। ठीक है, कभी ऐसे भी हो जाएगा अपने पास में कि HCF और LCM देर का है। ठीक है ना, और दोनों संख्या गायब कर देंगे। ठीक है, सूत्र ये लेकर हमने दोनों संख्या पर्सन, उसमें पर्सन भी ऐसे ही पूछेगा दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, इसी सूत्र से सॉल्यूशन कर लेना। ओके क्लास, मतलब कुल मिला के HCF और LCM के ऊपर जैसा भी क्वेश्चन आए आपको अटेंड कर लेना है, आराम से कर लोगे ना। ये तीन ज्यादा देर का है कि सिद्ध कीजिए कि क्या देगा कि 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है ना कि 5 + 2√3 ये क्या है अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास सॉल्यूशन करने के पहले हमें मानना पड़ेगा, मानना 5 + 2√3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले मानना पड़ेगा हमें, हमने मान लिया कि ये क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा परिमेय संख्या देखो प्लस परिमेय संख्या किसे कहते हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 + 2√3 बराबर P/Q, ये प्लस शब्द कितना जाएगा माइनस में, क्या बन जाएगा 2√3 बराबर P/Q - 5। इसके लिए कुछ नहीं देगा ना, एलसीएम ले लो क्लास इसका 2√3 = एलसीएम कितना आएगा Q हो जाएगा, ये आगे हमारे पास में इधर ये दो को कितना हो जाएगा P और माइनस के 5Q।
ओके, ये ऊपर गुणे में कहाँ चला जाएगा, भाग में। √3 बराबर p माइनस 5q बट्टा 2q। √3 को हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब लिखो क्लास, यहाँ पे लिख सकते हैं कि p, q गुणा के बता p माइनस 5q बटा 2q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परंतु इसका विरोधाभास प्राप्त होता है क्या, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 प्लस 2√3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये लैंग्वेज तुम्हें पूरी आनी चाहिए, ठीक है ना। थ्योरी तुम्हें एज इट इज याद करनी है, ठीक है ना। सब क्वेश्चनों में एज इट इज वो की वो थ्योरी दी जाएगी। क्लियर क्लास हो जाएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें शांत और अशांत की बात करेगा। ये तो देखो हमें शांत का और एक अशांत का। अब बस तुम्हें ये ध्यान रखना है, हर में याद रहना 2 की घात n इंटू 5 2 की घात m इंटू 5 की घात n अगर आता है तो वो शांत है, और इनके अलावा हो तो क्या हो जाएगा, अशांत। मतलब कि किसी संख्या के बट्टे में हर में अगर 2 की घात n, मतलब संख्या अगर 2 और 5 की घात के रूप में है तो वो शांत है, अन्यथा क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। कैसे देखो, जैसे मैं लिखता हूँ कि 21 बट्टा 16 लिखा मैंने, ठीक है ना। जैसे कि 21 बट्टा 16 लिखा, क्या लिखूंगा, 21 बट्टा 16, 16 का सब क्या आएगा, 2 की घात 4 आ गया, बट्टे में 2 आ रहा है ना, बट्टे में 2 आ रहा है, इसका मतलब संख्या कैसी है, शांत है, ठीक है ना। 2 या 5 आना चाहिए, फिक्स है, 2 या 5 आता तो शांत है। जैसे मैंने लिख दिया कि हाँ, जैसे लिखते हैं 13 बट्टा 40 लिख दो, मान लो ये लिख दिया हमने। अगर इसको लिखोगे क्या लिखोगे, 13 बट्टा 40 है ना, तो 40 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3 इंटू 5 ये लिख दिया। तो इसे सब लोगे ये बन जाएगा, तो ये शांत है का शांत है, शांत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बट्टे में क्या है 2 और 5 है ना, तो बट्टे में 2 और 5 रहेगा तो शांत होएगी, अन्यथा अशांत रहेगी। क्लियर क्लास, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक सवाल पूछते हैं हमसे कि 129 बट्टा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 4, ठीक है ना, ये दे देगा प्रश्न में, और कहेगा कि कितने अंकों के बाद, कितने शून्यों के बाद, ये अंकों के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। ये कह देगा कि कितने दशमलव, कितने संख्याओं के बाद का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मतलब अगर मैं इनका भाग दूं इसके अंदर तो पॉइंट के उधर कितनी संख्या आएगी हमें ये बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास देखो सबसे बड़ी घात कौन है, 5 का 4 है ना, सबसे बड़ी घात कौन है, 4 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 अंकों के बाद में, कितने अंकों के बाद में, 4, जो बड़ी घात होगी उसको लिख देना 4 अंकों के बाद में दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका समाप्त हो जाएगा। क्लियर है, इसको हो जाएगा, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। फर्स्ट चैप्टर अपना इतना ही है, ठीक है ना। बाकी जितने चैप्टर में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं तरीकों से बनेंगे, अदर कोई तरीका नहीं है अपने पास क्वेश्चन बनने का। क्लियर क्लास, हाँ बस नेक्स्ट अपने पास में यूक्लिड विभाजन, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन देते हैं, यूक्लिड विभाजन देखो क्लास, जैसे आपको सवाल देगा 135 और 225 ये दिया हुआ है, अब इसको सॉल्व करना है। तो यूक्लिड विभाजन करते क्या, मेरे को फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है a बराबर bq प्लस r, ठीक है ना। ये फॉर्मूला वही से आया है, भाज्य बराबर भाज्य के इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। हम जो लिखते हैं ना, भाज्य बराबर भाज्य के इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये सवाल है, ये फॉर्मूला है। तो देखो सबसे पहले कुल मिला के हमें भाग देना है, इसके अंदर इसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या का भाग देना है। 135 के अंदर भाग दिया, 135 का 225 के अंदर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। घटाओ कितना बचेगा, 90 बचेंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमें क्या लिखना है यहाँ पे कि 225 के अंदर हमने भाग दिया, किसका 135 का भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार। तो शेष पर कितना बचा मेरे पास में, 90, शेष पर 90 बच गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। फिर उसके बाद में इसको 135 में लगा दो, भाग दो, 90 कम 90 हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 45,
मतलब कि 135 हमने लिखा है यहाँ पे, 135 हमने भाग किया किसका, 90 का, एक बार गया विशेष पर कितना आ गया 45, जो कि r नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद में वापस दिया हमने किसको, 90 को अंदर डाल दिया, ठीक है, भाग दो, 45 से कम 45 एक बार, दो बार, ये 45 दूना 90 हो गई, कितना बचा शेष पर 0। मतलब कि यहाँ पे लिख दो कितना, 90 बराबर 45 इंटू 2 और प्लस में 0, r इक्वल टू 0 आ गया ना। और जहाँ पे r बराबर 0 आ जाता है वो हमारा क्या होता है, HCF कितना आ गया अपने पास में 45, और किसने 0 बनाया, 45 ने 0 बनाया ना, तो HCF कितना आ जाएगा अपने पास में 45। यूक्लिडियन विभाजन किसके लिए बनी है अपने पास में, HCF ज्ञात करने के लिए। क्लियर क्लास, कर लो इस तरह से सवाल सारे हो जाएंगे ना। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में क्या है अपने पास में, ग्राफ है, ठीक है। पहले बात तो हम ग्राफ को पूरी तरह समझते हैं, ठीक है ना, मतलब कि ग्राफ के बारे में क्वेश्चन है, बहुपद है ना अपने पास में फॉर्मूला, ठीक है ना, तो ग्राफ के बारे में हम समझेंगे तो बहुपद को हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं ग्राफ को। तो ग्राफ इस तरह से होता है अपने पास में, ठीक है। अब क्लास इसमें से तुम्हारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे चांस से, जो छोटे क्वेश्चन बनेंगे ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से बनेंगे चांस से, जैसे हर जगह क्वेश्चन आके इसमें से जाएंगे, ठीक है ना। और अब ऐसे तक जो 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में से इसमें से क्वेश्चन लेके मिल जाएंगे आपके। पहला क्वेश्चन अपने पास ये बनता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है ना। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपको लिखने को जब भी कहते हैं तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं। क्लियर क्लास, पहला अगर ऑप्शन आ जाए आपके पास में, ये क्वेश्चन आ जाए कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,0 हो जाएंगे। क्लियर क्लास, यहाँ पे तो फिर ये कौन सा होता है, y होता है, और ये y डैश हो जाएगा, ये x होता है और ये m डैश हो जाएगा। यहाँ पे तो क्लास x की वैल्यू जो प्लस की होती है और यहाँ पे माइनस की होती है, और यहाँ पे y की वैल्यू प्लस और नीचे माइनस, ओके क्लास, ये हो जाएंगे। फिर देखते हैं क्लास 0,0 हो गया। अब अगर मैं इस चतुर्थांश की बात करूं, ये कहलाता है अपने पहला चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 चतुर्थांश होते हैं अपने पास में, 4 चतुर्थांश हो गए। तो यहाँ पे देखो दोनों में इसमें तो संख्या जो भी आंसर आएगा वो कैसा आएगा, प्लस प्लस का, इसमें माइनस का और प्लस का। इसके अंदर देखा जाए तो दोनों माइनस के, और इसके अंदर देखा जाए अगर तो ये संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो जाएगी। क्लियर क्लास। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि 3,-5 है, 3,-5 किस चतुर्थांश में होगा, 3,-5 देखो पहली संख्या प्लस की दूसरी संख्या माइनस की, पहली संख्या प्लस की दूसरी संख्या माइनस की, कौन से चतुर्थांश में, चौथे में। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, चतुर्थांश में होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश, मतलब कि चौथे चतुर्थांश में होगा। उसके बाद में अगर आपको प्रश्न पूछे कि -3, -2, तो इस तरह सवाल देखिए तो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, तीसरे में होगा ना, दोनों माइनस संख्या ना, दोनों माइनस संख्या कौन से चतुर्थांश में होगी, जो तीसरे चतुर्थांश में। चलो क्लास तो ये तो हो जाएगा। उसके बाद में देखो क्लास एक ही आ गया, अगर तुम्हें कोई बिंदु कह देवे कि x अक्ष पर स्थित है, आप स्थित है x अक्ष पर, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, मान लो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पे स्थित हो सकता है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिंपल सी बात है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब कि y अक्ष मतलब कि ये y अक्ष अपने पास में ना, इसके ऊपर कोई बिंदु स्थित होगा, मान लो y अक्ष पे कोई बिंदु स्थित हो गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 0 हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, क्या बोलते हैं, भुज। x अक्ष को किस नाम से जाना जाता है, भुज के नाम से, और y अक्ष को किस नाम से जाना जाता है, कोटि के नाम से, ठीक है। ये नाम भी बताना चाहिए, प्रश्न दे देगा आपको, दो बिंदु दे देगा, जैसे आपको दे दिया कि किलोमीटर दो में, जैसे ये दे दिया आपको -3,5, ठीक है, और कह देगा कि भुज के निर्देशांक बताइए, कहेगा भुज के निर्देशांक बताइए, तो भुज कौन है इसके अंदर, ठीक है, भुज के निर्देशांक पूछता है तो भुज कौन है, x होता है, x की वैल्यू कितनी है अपने पास में, -3 है, देख सकते हो भुज के निर्देशांक कितने अपने पास में, 3, -3 है। अगर प्रश्न पूछे कि कोटि के निर्देशांक बताइए तो कितने हो जाएंगे, 5, या तो ठीक है। उसके बाद में प्रश्न बनता है अपने पास में, कहेगा कि x अक्ष से दूरी बताइए, x अक्ष से दूरी, ये x अक्ष का बिंदु होता है, इससे दूरी कितनी है, 5, कितनी दूरी है, 5। x अक्ष से दूरी पूछा ना,
x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी 5। और उसी तरह से अगर हमें पूछ ले कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी कितनी आ जाएगी -3 नहीं आएगी, ये भी ध्यान रखना है। दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, तो दूरी कितनी हो जाएगी प्लस की 3 होगी। कैसी होगी? प्लस की 3 होगी। क्लियर है? तो x अक्ष से दूरी पूछ सकता है, y अक्ष से दूरी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर या तो हो जाएगा हमारे पास में। उसके बाद में देखो पीछे बोल देता हूँ आपके, चलिए मिलते हैं आपके। चलो नेक्स्ट देखते क्लास। जैसे आपको दे दिया ये ग्राफ है अपने पास में, उस ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ में दिखा दिया कि कोई बिंदु अपने पास x बराबर 3 है, तो हर जगह के समांतर होगा, हर जगह अक्ष के समांतर होगा। यहाँ पे हर जगह अक्ष के समांतर होगा। तो किस अक्ष के समांतर? x की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3 है, तो x की वैल्यू अगर 3 है, 3 यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है, और 3 यहाँ पे आएगा। इसकी लाइन कैसे खींची जाएगी? इस तरह से खींची जाएगी, ठीक है ना। इसका अक्ष ऐसे बनेगा। अगर ये इस तरह से है तो किसके समांतर आ रही है? किस रेखा के समांतर, किस अक्ष के समांतर आ रही है? y अक्ष के समांतर आ रही है ना। अगर x की वैल्यू दे रखी है तो किसके समांतर होगी? वो y अक्ष के समांतर होगी। और अगर सिर्फ अगर y की वैल्यू दे रखी है कोई भी, ठीक है, तो किसके समांतर होगी? x अक्ष के समांतर होगी। क्लियर ना? इसी को दो क्वेश्चन आपको नॉर्मली पूछ सकते हैं आप कोई भी, ठीक है। अब यहाँ तो हो जाएगा, ठीक है। अब वो दे सकता है चित्र के अंदर आप लोग सवाल, जैसे चित्र में कैसे सवाल देगा, जैसे आपके सामने एक चित्र बनाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह चित्र बनाएगा और ये करेगा, ये x देगा, x देगा, y देगा और ये y डैश देगा, ठीक है। क्या कहेगा? x के लिए शून्यांक ज्ञात करने की बात करेगी। क्या ज्ञात करने की बात करेगा? शून्यांक। x के लिए x अक्ष पर शून्यांक कितने हैं, ठीक है। तो x अक्ष के शून्यांक कितने हो जाएंगे हमारे पास में? यहाँ पे x को कितनी बार काट रही है? 6 बार काट रही है, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे अपने पास में? 3 हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में पास करेंगे या तो ठीक है हो जाएगा। फिर बात करते हैं घात की बारे में, जैसे बहुपद। अब बहुपद की बात करते हैं, पहले बात करिए ये बहुपद। आपको 3 समीकरण दे देगा या 4 समीकरण दे देगा। जैसे ये दे दी तो ऑप्शन दे देगा कि 3x² + 5x - 3। दूसरा दे देगा आपको 3√x + 2x + 3। तीसरा दे देगा आपको 1/x + x। चौथा दे देगा नन ऑफ दीज, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, ओके। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ जाएगा कि इसमें से बहुपद है, क्वेश्चन पूछेगा बहुपद है, ठीक है, तो बहुपद है तो इसमें से कौन सा बहुपद होगा ये बताइए, ठीक है। ऑप्शन पर कौन सा? ये, वेरी गुड, ठीक है। बहुपद कौन सा होगा? ऑप्शन ए को। क्यों होगा देखो क्लास, बहुपद कभी भी x चर राशि कभी भी क्या है अंडूर में नहीं आती है। अगर चर राशि अंडूर में दिख रही है तो बहुपद नहीं होगा। अगर अंडूर में अगर बट्टे में संख्या दिख रही है आपको तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अगर x की घात या y की घात माइनस में आ रही है वो भी बहुपद नहीं होगा। क्लियर क्लास है तो, ठीक है ना। अगर घातें माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा, अगर घात अंडूर में है तो बहुपद नहीं होगा, अगर संख्या बट्टे में है तो भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद कब होता है? जब सीधी घात की हो, ठीक है। अपर से एक ये तो हो गया मेरे पास में, ये दिया। अब आपको कुछ देगा जैसे 3x⁵ + 2x² + 3x + 7 मान लो ये दिया आपको सवाल। अपर से में कहेगा इसके शून्यांक कितने होंगे। अब इसके शून्याकों की संख्या पूछ सकता है आपको, क्या पूछेगा? शून्याकों की संख्या पूछेगा, कितने शून्याक हो सकते हैं। बात कितनी है इसकी? 5। शून्याक कितने निकलेंगे इसके? 5। हम आपको याद होगा तो मैं इसे सॉल्व करते हैं ना कि 4x² - 4x + 4 + 1 ऐसे सॉल्यूशन किए थे हमने। बात की 2 होती थी, ठीक है ना, हम इनको टुकड़े करते थे, 2 बार लिखते थे, ठीक है। तो इसके आंसर कितने आते थे? 2 आते थे ना, ठीक है, आंसर 2 आते थे। उसी तरह से क्लास अगर घात 5 है तो शून्याक कितने आएंगे? 5 आएंगे। तो ऊपर शून्याक कितने आएंगे? 5 आएंगे। कोई तकलीफ क्लास अच्छी को, ठीक है। जितनी संख्या के ऊपर घात होगी उतने क्या आएंगे? इसके शून्याक आएंगे। उसके बाद में बात करते हैं जैसे कि 5x³ + 3 ये दे दिया, ठीक है। इस बहुपद की घात बताइए, बहुपद की
घात बताइए, बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, आप सवाल इस तरह से भी दे सकते हैं कि 7x² प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, अब इस बहुपद की घात बताइए। अगर इस बहुपद की घात पूछ देवे तो कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। अब घात 4 क्यों होगी? क्योंकि देखो जो अधिकतम घात होगी ना वो इसकी बहुपद होगी। ठीक है ना, जितनी अधिकतम घात होगी उसी क्या कहेंगे हम? बहुपद की घात कहेंगे। क्लियर क्लास? छोटे छोटे क्वेश्चन ये सारे पूछ सकते हैं हमें। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। उसके बाद अगला जो अपने पास एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है वो है गुणनखंड का। ठीक है ना, गुणनखंड ज्ञात करना, शून्याङ्कों का योगफल ज्ञात करना और शून्याङ्कों का गुणनफल ज्ञात करना। ठीक है ना, मतलब उनकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको एग्जांपल देता है x² + 7x + 10 ये देता है, इसका शून्याङ्क ज्ञात करना है। ठीक है ना, शून्याङ्क ज्ञात करते हैं। शून्याङ्क ज्ञात करने के हमेशा ध्यान रखना, शून्याङ्क मतलब शून्याङ्क कब निकलेंगे उसके बराबर क्या हो गया? 0 हो गए। ठीक है, या फिर तो इसके बराबर में 0 हो गया। अब किसी भी गुणनखंड किसी भी समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप कुछ नहीं करना, इसको पीछे वाले अंक देते हैं ना। ठीक है ना, पीछे वाले अंक को आगे वाले अंक से गुणा करो। इसमें देखे ना, कुछ भी देखा ये क्या 10 को 1 से गुणा किया 10 से कम 10 हो गया, 10 का 10 से ले लो, 2 का जा रहा है 5 बार, 5 का जा रहा है 1 बार, 2 × 5 आ गया अपने पास में। ठीक है, 2 × 5 आया, 2 × 5 है, 2 और 5 कितना होता है? 7 होता है ना। बीच वाले को तोड़ जाने दो, या फिर क्लास x² प्लस इसको लिखो 2x प्लस 5x और प्लस के 10 बराबर 0। क्लास देखो अभी यहाँ पे प्लस है बाहर, तो जब बाहर प्लस है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब यहाँ माइनस होगा ना तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब माइनस को अंदर गुणा करोगे ना तो ये सब संख्या कैसे हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा? x + 2 और प्लस के 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा? x + 2 = 0। दो बार है ना, एक बार तो क्लास x + 2 और प्लस इधर क्या आ जाएगा? x + 5 = 0। सॉरी ये आ गया ना, कॉमन आ गया और क्या बचा? x + 5 बचा। अभी तो क्लास x + 2 = 0 और x + 5 = 0। यहाँ पे बीच में कितना क्लास तुलना करना है? ठीक है ना, तुलना करने पर हमने किया है, एक बार इसको 0 के बराबर किया, एक बार इसको 0 के बराबर किया, ये प्लस को उधर आ जाएगा माइनस। x वैल्यू कितनी आ गई पास में? -2। इधर x बराबर कितना आ गया? -5, मतलब x की वैल्यू 2 आ गई अपने पास में। अब देखो हमने अभी देखा था ना, जितनी बातें होती है उतने आंसर निकलते हैं, निकल रहे हैं ना। तो घात होती है 2 आंसर निकल रहे हैं, दूसरे नहीं निकल रहे हैं ना। जितनी घात होगी उतने शून्याङ्क हमें प्राप्त होंगे। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब प्रश्न में कह रखा है कि शून्याङ्कों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है? शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, रिवर्स साइड देखो। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास में? -5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और कितना बन जाएगा? -7। अब राइट हैंड साइड लेके देखो एक बार इसी की b, देखो ये इसके आगे वाला ये होता है, ये b होता है और ये c होती है। अपने व्यापक समीकरण क्या होती है? व्यापक समीकरण जो बनती है अपने पास में ax² + bx + c बनती है। x² के साथ वाला a होता है और x के साथ वाला b होता है और सिंगल होता है वो c होता है। तो देखो b के साथ कौन है? 7 है ना, वैल्यू देखो यहाँ पे माइनस का माइनस, b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 1, अगर 1 का भाग दूंगा तो -7। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड बराबर आ गई। ठीक है, बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास में गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल सूत्र क्या होता है? अल्फा × बीटा बराबर c/a हो जाएगा। अल्फा × बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? -2 और बीटा की वैल्यू -5। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूनी प्लस हो जाएगी। c की वैल्यू देखो क्लास यहाँ पे 10 है ना, यहाँ भी 10 बटे में 1 कितना आ गया? 10। दोनों साइड बराबर आ रही है ना, यहाँ पे कितना? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना। अब क्लास हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे अल्फा और बीटा बराबर निकालेंगे ना, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है ये तो बराबर आने से रहे। ठीक है, जांच का मतलब ये है कि अगर आपने ये सही निकाला है तो ये तो ऑटोमेटिकली सही आ जाएंगे। क्लियर? ये इनकी दोनों साइडें बराबर आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरू करें आगे। ठीक है, अब देखो इसी से मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ।
ये हो जाएगी। अब तो हमने क्या निकाला, शून्यकों का योगफल निकाल दिया, ठीक है। योगफल कितना है, -7 आया, और गुणनफल निकाला कितना आया, प्लस के प्लस आया। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो क्लास एक समीकरण अपने पास इक्वेशन इसी तरह से थोड़ा सा उल्टा पूछ देते हैं। उल्टा कैसे, इसमें एक बार समझा देता हूं, ठीक है। प्रश्न इस तरह से पूछेंगे कि शून्यकों का योगफल आपके पास में 7 है, -7 है, और गुणनफल 10 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न इस तरह से पूछ लेगा कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः योगफल दे रखा होगा आपको -7 और गुणनफल दे रखा हुआ 10 ज्ञात करना है। तो क्लास के एक समीकरण से सूत्र याद रखो आप, ठीक है। सूत्र क्या होता है, k कोष्ठक x² - अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र हो गया अपने पास में। तो k कोष्ठक x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल का मान कितना अपने पास में -7 और x का x रह जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 10। रखो प्लस k कोष्ठक x² माइनस प्लस के 7x और प्लस के 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में द्विघात समीकरण क्या बन जाएगी, x² प्लस 7x प्लस 10। हमने ये समीकरण लिया था, ये सूत्र लिया था हमने पहले समीकरण, द्विघात समीकरण यही ली थी, ठीक है, जिससे हमने योगफल और गुणनफल निकालते, योगफल और गुणनफल से वापस हमने क्या प्राप्त कर दी, समीकरण प्राप्त कर दी। इसे प्लस हो जाएगा ना कि 4u² प्लस 8u। अब ये देर का उसने कहा कि शून्य ज्ञात कीजिए, इसके घात 2 है, इसका मतलब 2 तो शून्य निकलेंगे, ये तो फिक्स रख के चलो दिमाग में देखो साल हमने तो बराबर क्या लगा दोगे 0। दोनों में सेम सेम संख्या आ रही है, u कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में 4u कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे u बच जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 बच जाएगा बराबर 0। तुलना कर दो दोनों की, अगर तुलना करूँ तो क्या बनेगा 4u = 0, u = 0, 4 गुणे में भाग में जाएगी ना 0 हो जाएगी। इधर करो तुलना, u + 2 = 0, प्लस का कितना जाएगा माइनस में, ये लो u की वैल्यू -2 आ गई, u की वैल्यू निकाल दी। तो सिद्धांत की जांच करने के लिए तो जांच भी करना अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या ध्यान रखना c नहीं दे रखा है ना, ठीक है। c जो संख्या नहीं दे रखी इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है 0, वो कौन है 0 है। और एक सवाल देखो ये हो गया, अब ये हो जाएगा अपना t² - 15 ये दे रखा है, और इसका क्या करना है शून्य ज्ञात करना है। अब इसे शून्य ज्ञात करने के दो तरीके से कर, इसके बराबर क्या लगा दो 0, ये माइनस का उधर कहाँ जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस में हो गया, तो इसके उधर क्या लगेगा रूट लगेगा 15, और जब रूट लगता है तो दो वैल्यू आती है अपने पास में प्लस में और माइनस में, मतलब क्या बन जाएगा t बराबर एक बार तो प्लस के 15 हो जाएंगे और एक बार t बराबर माइनस के रूट 15, ठीक है, ये बन जाएंगे। अब अगर इसको और तरीके से सॉल्व करना चाहते हो ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि t² माइनस √15 का स्क्वायर बना दो, इसको स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 15 बचेंगे यहाँ पे, तो ठीक है ना। इसको मैंने रूट बना के ऊपर स्क्वायर लगा दिया बराबर में 0, इसमें सूत्र लग जाएगा क्लास हमारे पास a² - b² बराबर a + b और a - b, ये फॉर्मूला लग जाएगा, लगा अपना जगह प्लस में और एक माइनस, मतलब कि t माइनस √15 और t प्लस √15 बराबर 0। ये बार इसको 0 के बराबर रखोगे, तुलना करोगे ना वापस, तुलना करते क्या लिखते हैं t माइनस √15 = 0, माइनस में कितना चला जाएगा प्लस में, ये आगे तो एक वैल्यू आ गई पास में, एक तो t माइनस t प्लस √15 = 0, t बराबर कितना हो जाएगा √15, ये वैल्यू आ गई, दो वैल्यूज आ गई अपने पास, एक बार माइनस में जाएगी, ये माइनस में जाएगी और एक बार ये प्लस में जाएगी, t की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर बात ध्यान रखना कि स्क्वायर वर्ड संख्या दे रखी है, बिना स्क्वायर वर्ड संख्या दे रखी है ना, तो एक वैल्यू कितनी है इसके अंदर 1 है, और b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -15 है, ठीक है। b y इसके बीच में से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। चलो बस नेक्स्ट करते हैं भाग, ठीक है ना। अब भाग को सॉल्व करके देखो, जैसे अपने पास पहला सवाल देखा इसका x³ - 3x² + 5x और -3, ये px दे रखा और gx अपने को दे रखा है, जिससे हमें भाग देना है x² - 2 का भाग देना है, ठीक है। इस तरह से देखा है। चलो क्लास शुरू करते देखो, भाग देके सॉल्व करते हैं। पहले इसको भाग लिखोगे
एक्स पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2। शुरू कर जाएगा इसका भाग देते हैं। देखो भाग वैसे सबसे इजी भाग आराम से हो जाएगा, क्योंकि देखो पहली संख्या का भाग है। सबसे पहले क्या करना है, पहली संख्या में पहली संख्या का भाग लेना। जैसे x की घात 3 दे रखी है, x की घात 3 के अंदर x स्क्वायर का भाग दोगे तो घात 3 में से 2 तो चलेगा, एक ही बचा, एक x ही बचा, ठीक है, यानी 2x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को इस पूरे से गुणा करना है। x स्क्वायर को पहले इससे गुणा किया तो x का 3 आ गई, x स्क्वायर को इससे गुणा किया तो क्या आएगा, माइनस के 2x आएंगे, तो माइनस के 2x। ध्यान रखना सेम संख्या को सेम संख्या घात के नीचे रखना है, जो जिस घात की संख्या है उसके नीचे रखना। देखो इसके नीचे नहीं रख सकते आप, घात कितनी है यहाँ पे 2 है ना, और घात इसकी कितनी बन रही है, एक और एक के नीचे एक को रखोगे, माइनस करो और ये प्लस करो, इसको घटा दिया हमने। यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस के 7x और माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद में वापस पहली संख्या का भाग दोगे, मतलब कि माइनस के 3x स्क्वायर के अंदर x स्क्वायर का भाग दोगे, कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ पे लिखो माइनस का 3, गुणा करो इसको, तो माइनस का 3x स्क्वायर और इसको इससे गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस के 6, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे कितना बचा 7x और यहाँ पे माइनस के 9, ये तो हो गया हमारे पास भाग पर और यहाँ पे शेष पर। ओके क्लास, इसको और विस्तार से अगर पढ़ना है उसके लिए लिंक दे रखा आपको नीचे, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया आपको, इस लिंक पर देख लीजिए आप, वीडियो पूरा मिल जाएगा आपको कंप्लीटली और ये चैप्टर पूरा करवा रखा है दूसरा। ओके क्लास, नेक्स्ट शुरू करते हैं प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता के जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, चलो उस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रायिकता के जितने भी छोटे क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं क्लास। प्रायिकता होती क्या है, किसी घटना का घटित होना या किसी घटना का घटित नहीं होना, क्या है प्रायिकता है। मैं पहले उदाहरण दे चुका हूँ, चौक को अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो या तो ये चौक टूट जाएगी या फिर बच जाएगी, दो कंडीशन हो सकती है ना, ये तो चौक टूटेगी या बच जाएगी, ठीक है। तो प्रायिकता यही होती है कि या तो किसी चीज की घटित हो जाएगी घटना या कोई घटना घटित नहीं होगी, लेकिन सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग जो तब वो हमेशा फिक्स रहता है, कितना होता है 1, हमेशा सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है 1 होगा, ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता की वैल्यू जो कि वो कहाँ रहेगी, देखो प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान जो होगा इस रूप में आता है, मतलब कि ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 0 के बराबर होगा, ये 0 से बड़ा रहेगा, या तो 1 के बराबर होगा, ये 1 से छोटा रहेगा। मतलब अगर साफ शब्दों में अगर समझे तो प्रायिकता की वैल्यू ना तो 1 से बड़ी हो सकती है और ना ही 0 से छोटी हो सकती है, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के ये कह रहा हूं मैं कि कभी भी माइनस में नहीं जाएगी, ठीक है ना, और कभी भी 1 पॉइंट समथिंग आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर बट्टे में देखी जाए संख्या, जैसे मैंने लिखा 5/7 लिख सकता हूँ मैं इसको, लेकिन कभी भी 7/5 इसका आंसर नहीं आएगा। की वैल्यू होगी ना, वो हमेशा क्या बड़ी संख्या हमेशा नीचे रहेगी और छोटी संख्या हमेशा के ऊपर रहेगी। जब क्लास जैसे आपको सवाल देगा कि प्रायिकता नहीं हो सकती, पर्सन ले देगा प्रायिकता नहीं हो सकती, जैसे दे दिया आपको 0.5 दे दिया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे देगा आपको 3.5 दे देगा, नेक्स्ट देगा आपको 15% दे देगा और दे देगा 1.6 दे देगा, ठीक है। कौन कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है बताना आपको, ठीक है। देखो क्लास 0.5 है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है तो प्रायिकता हो सकती है। बट्टे में बड़ी संख्या है, इसका मतलब ये भी प्रायिकता हो सकती है। अब देखो 15%, 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब 15/100, या समझते हो ना, 15% का मतलब है कि 15/100 होता है, मतलब ये भी प्रायिकता हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये 1 से बड़ी हो रही है संख्या ना, ये प्रायिकता नहीं हो सकती। क्लियर क्लास, या तो हो जाएगा मेरे पास। अब देखो क्लास, अब यहाँ तक हमने प्रायिकता समझ ली, ठीक है ना। अब प्रायिकता के ऊपर देखो एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जैसे कि किसी घटना की घटित होना, मान लो कोई घटना घटित हुई है, उसकी वैल्यू आपको दे दी 0.669, मान लो इस तरह से दे दी वैल्यू, और हमें क्या देगा कि घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए किसी घटना का घटित होना प्लस किसी घटना का घटित नहीं होना बराबर कितना होता है, ये होता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट मतलब घटना, किसी घटना का घटित होना और किसी घटना का घटित नहीं होना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा ये होती है। किसी घटना घटित होना देर का हमने कितना 0.669 प्लस P E0
इक्वल टू 1, ये प्लस का उधर कहाँ जाएगा माइनस, तो पी ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.669, दोनों माइनस कर देंगे हम 319। ठीक है ना। अब क्लास जिसको माइनस नहीं करना था ना वो भी एक बार सीख लीजिए पहले इसको, ठीक है। देखो ये 1 लिखेंगे, इसके पीछे पॉइंट है, पॉइंट लगाओगे और यहाँ पे क्या लगाओगे 0 0, और यहाँ पे इसके अंदर पॉइंट है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और इसके नीचे क्या आ जाएगा 6 6 9। अब सुधार ले लो, यहाँ से कितना हो जाएगा अपना 0, यहाँ पे कितना बचेगा 10, यहाँ पे 9, इधर 10, यहाँ पे 9 और इधर 10। 10 में से 9 गया, कितना बचा 1, 9 में 6 गए कितने बचे 3, 9 में 6 गए कितने बचे 3, पॉइंट का पॉइंट और इसके नीचे क्या आ जाएगा 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.331, ये अपने पास हो जाएगा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसी घटना घटित होना चाहे किसी घटना का घटित नहीं होना, उसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा 1 होती है। थोड़े से बड़े क्वेश्चन की बात करें अगर हम, ठीक है ना, तो क्वेश्चन किस किस के ऊपर आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक तो अपने पास में सिक्का, ठीक है, सिक्के के ऊपर 3 प्रकार के सिक्के अपने पास में, एक सिक्का को उछालेगा, 2 सिक्कों को उछालेगा, या हद से ज्यादा कितने सिक्कों को 3 सिक्कों को उछालेगा, ठीक है, 3 सिक्कों को उछालने की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब सिक्के को उछालने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, कितनी घटनाएं हो सकती है सिक्के उछालने की घटनाएं, सिक्के उछालने की घटनाएं, तो मैं एक दूसरे याद रखना, अपने 2 की बात है, जितने सिक्के उछालने की बात करें ना, ठीक है ना, बनने वाली प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है, कितनी कंडीशनें बन सकती है, ठीक है, 2 की घात n बन सकती है। अगर एक सिक्का उछालोगे 2 की घात 1 इक्वल टू 2 बनेगी, अगर 2 सिक्के उछालोगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है तो 4 बन जाता है, अगर 2 की घात 3 लिखोगे कितना आ जाएगा अपने पास में 8 में से बन जाएगी, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इस तरह से कंडीशन बन जाएगी। अब नेक्स्ट अपने पास में ये रहता है पासा, डाइस लूडो वाला, ठीक है ना, तो पासा आता है, पासे के अंदर क्या क्या होगा, 2 कंडीशन बनेगी अपने पास में, एक तो एक पास से उछलेगा वो, इसके अंदर कंडीशन कितनी होती है 6, और दूसरे में 2 पासा उछलेगा, तो अगर 2 पासा एक साथ उछलेगा चाहे एक पासे को 2 और उछलेगा तो कंडीशन कितनी बनेगी अपने पास में 36, ये बन जाएगी, ठीक है। अब अगर इसकी प्रतिदर्श समष्टि देखनी है अपने को, प्रतिदर्श समष्टि मतलब कि कुल कंडीशन कितनी बनेगी, वो कितनी बनेगी 6 की घात n बनेगी। अगर एक पासे उछला मैंने, ठीक है, एक पासे उछलूंगा कंडीशन कितनी आएगी 6, 2 पासे उछलूंगा तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 3 पासों उछलूंगा तो 6 का 3 कर दो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, ये बन जाएगा कंडीशन। ये पासा हो गया अपने पास में, सिक्का हो गया, उसके बाद आती है अपने पास में ताश, ठीक है ना, ताश के ऊपर अच्छी क्वेश्चन बन जाते हैं क्लास, ठीक है ना, ताश के ऊपर अच्छी क्वेश्चन कैसे, जैसे अपने पास में ताश में टोटल पत्ते कितने होते हैं, तो टोटल पत्ते कितने होते हैं अपने पास में 52 पत्ते हो जाएंगे, इक्के कितने होते हैं 4 होते हैं, 5 से 4, गुलाम 4, बेगम 4, सब कुछ 4 पत्ते होते हैं, 4 ताश को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, ये 4 भाग हो जाएंगे, कौन कौन से, एक तो 5 का हो जाएगा, एक 8 का हो जाएगा, एक ये हुकुम का हो जाएगा अपने पास में, और एक ईडी का हो जाएगा, 4 प्रकार होते हैं, ठीक है ना, सबके 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। लाल रंग की अगर पत्ता बात करेगा, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं 26 होते हैं, काले रंग के पत्तों की बात करेगा तो काला रंग कितने कितने पत्ते होते हैं अपने पास में, ये भी 26 पत्ते होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगी अपने पास में, तो और ताश हो जाएगी, ताश के बाद में कौन सा अपने पास सिक्का हो गया, पासा हो गया, ताश हो गई, ठीक है। अब तस्वीर वाले पत्तों की बात करें, तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले इसी में आएंगे, ताश के अंदर तस्वीर वाले बताते हैं, ठीक है, पत्ते के अंदर 3 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले, तस्वीर किसी से बनी होती है, फोटो बना होता है ना, बादशाह का फोटो होता है, बादशाह का कार्ड होता है उसमें फोटो होता है, बेगम होती है, गुलाम होती है, तो 3 3 3 3 टोटल ताश के अंदर 12 पत्ते ऐसे होते हैं जिसके ऊपर तस्वीर बनी होती है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास प्रायिकता, और देखिए प्रायिकता के और क्या पूछ सकते हैं आप लोग को, ये हो गया। उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन, जितने भी जो विविध क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन, जैसे क्या देगा भाई, जैसे क्या देगा कि 5 लाल गेंदे हैं, 7 काली गेंदे हैं, 3 हरी गेंदे हैं, ठीक है, एक थैली में पड़ी है, उन सबको उसमें से लाल गेंद आने की प्रायिकता बताइए, ऐसा प्रश्न मुझे लाल गेंद आने की प्रायिकता बताइए, पहले आपको निकालना है कुल प्रायिकता कितनी है अपने पास में 15 हो जाएगी, कुल गेंदें कितनी होगी 15 हो गई। अब लाल आने की पूछेगा हमें, लाल आने की प्रायिकता लिखोगे, लाल कितनी अपने पास में 5 और बट्टे में 15, भाग दोगे कितना जाएगा 1/3 आ जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक प्लस, ओके। ऐसे विविध क्वेश्चन और बाकी प्रायिकता के बारे में पूरा वीडियो पड़ा अपने पास में यूट्यूब के
पूरा वीडियो, अगर इसको विस्तार से पढ़ना, आपको एक एक चीज आपको पढ़नी है इसके अंदर, और भी मैंने जितने भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो बता दिया आप लोग इसके अंदर, और बाकी पूरे चैप्टर को अगर विस्तार से पढ़ना है तो उसका वीडियो पढ़ा है, ठीक है ना। इसके नीचे आपको लिंक दे दी जाएगा, या हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप चैनल के अंदर वीडियो को जाइए, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। प्रत्येक सारी वीडियो देख लीजिए, आप आराम से मिल जाएगी। 3 चैप्टर करवा दिए आपको, और तीनों चैप्टर अच्छे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और जितने भी बच्चे अपने पास, अपने भाई बंधु जितने भी जुड़े हैं, अपने दोस्त जितने भी हैं, उन सबको आप आगे से आगे शेयर करते रहिए, ठीक है ना, कि उनको भी हेल्प मिल सके इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है थोड़ा चेंजेस हैं, तो उनको भी हेल्प मिलती रहे। ओके, धन्यवाद।